आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हमसरो, जब तुम उनसे ये कहोगे हमने पांडे जी को देखा था। वो उन महान बड़ी शख्सियतों में से हैं कि जिन पर जितना नाज किया जाए कम है। गांधी जी के एक सच्चे चेले के रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। वो जो संग्राम था वो कोई उनके लिए सिर्फ इतिहास नहीं है, उनके लिए एक लिविंग एक्सपीरियंस है। He speaks to you, he convinces you why we should not have any anger, any ill will towards anybody. 88 वर्ष की उम्र में भी वो आज के नवयुवकों को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी अभी मरे नहीं। जब श्री बीएन पांडे को हम लोग देखते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक लोधी एस्टेट, यहाँ रहता है इस शताब्दी का एक मौन मूक इतिहास साधक, इतिहास का गवाह, शताब्दी का गवाह, प्रख्यात इतिहासकार, गांधीवादी विचारक, चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा सेनानी, पूर्व राज्यपाल, आज के संसद सदस्य और सबसे बढ़कर महान मनुष्य डॉक्टर बिशंबरनाथ पांडे। दिन भर के अराथक परिश्रम से थककर केवल कुछ क्षण भर यहां सोया है। इतिहास की किताब का यह अधखुला पन्ना। प्रातः स्मरामि यस्ति संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागृति सुषुप्त मुक्तम् ब्रह्म निष्कर्महं न च भूत संगः। और यूं शुरू होता है सूर्योदय के साथ बाबा की दिनचर्या का क्रम। जी हाँ, प्यार से सब उन्हें बाबा ही कहते हैं, चाहे घर के, बाहर के या परिजन। उपकार करे तो ये पर दुखे, उपकार करे तो ये मन अभिमान ना रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो परंपरागत तरीके से हुआ। मेरे पिता तो नहीं थे, पिता तो बहुत पहले मर गए। माँ थी, तो माँ ने अपने तरीके से, मतलब हम लोग ब्रह्म समाजी हैं। अच्छा। तो वही ब्रह्म समाजी तरीके से विवाह, वो तो ख्याल वो अपने आप ही रखते थे। खुद ही रखते हैं। आज भी अपना सारा काम वो स्वयं करते हैं।
नहीं, अब तो नहीं कर सकते, इस बार अब जरा एज हो गई है। लेकिन एक दौर तक वो स्वयं करते रहे। हाँ, तब तो बिल्कुल सब काम अपना स्वयं करते थे। एक पिता के रूप में वो कैसे हैं? बहुत ही लविंग, बहुत, लड़की से तो बहुत ही ज्यादा प्यार उनका है, छोटे से। जैसे मैंने कहा आपको, जो कभी उन्होंने उसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा, कभी नहीं, गुस्सा भी नहीं हुई उसके ऊपर। मैं गुस्सा होती थी तो मुझे डांटते थे। वेरी लविंग, वेरी कंसिडरेट एंड ऑफ कोर्स जब मैं छोटी थी तो उनसे हिंदी जरूर पढ़ा करती थी, बाकी सब्जेक्ट्स तो मम्मी पढ़ा देती थी अगर कोई डिफिकल्टी होती थी, पर हिंदी में हमेशा बाबा से ही पढ़ती थी। सब छोटा सा तो परिवार था, 3 जनों का, सो बहुत ही अच्छा, कंसिडरेट एंड लविंग ही थे वो तो घर में भी। जब मैं छोटी थी तो मुझे अभी बहुत याद है कि मुझे एक ट्राइसिकल का बड़ा शौक था, पर माय पेरेंट्स डिड नॉट हैव द मनी टू बाय अ ट्राइसिकल ऑल्सो फॉर मी। मैंने जब विवाह किया तो मैंने तो इंटरकास्ट मैरिज करी थी, सो खैर पेरेंट्स से तो कोई बाबा के बिल्कुल बाबा की सहमति से, यहाँ तक कि बाबा ने कहा नहीं, पुराना जिस तरह से शादी होता है वैसे नहीं होगा। उन्होंने बैठ के ऋग्वेदा और वेदा कंसल्ट करके उसमें से शादी के मंत्र निकाले, और जिस आचार्य ने हमारी शादी करी उसके लिए उन्होंने महादेवी वर्मा को चुना। हमारा रिलेशन कोई ससुर या दामाद का नहीं है, ये एक बाप और बेटे का ज्यादा है, क्योंकि नंदिता जी अकेली हैं और मैंने भी हमेशा यही समझा है कि मैं उनका बेटा हूँ, और उन्होंने भी मुझे हमेशा बेटे के रूप में ही देखा है। पोती तो नहीं है, 2 पोते हैं। हाँ। इनको बहुत प्यार करते थे जब ये छोटे छोटे थे, ये लोग उनके गोदी में बैठ के कहानी सुनाओ, ये करो वो करो, बहुत प्यार था बच्चों से। घर में तो हमेशा वो हमारे नाना ही रहे हैं, तो ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ कि हाँ हम किसी बड़ी महान व्यक्ति हैं, बट उन्होंने कभी हमारे को ऐसा महसूस करने नहीं दिया है। वो उनका एक थिंग है दैट वी एग्री टू डिसएग्री। वो बोलते हैं कि अगर इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ऐसे दृढ़ चरित्रवान बाबा का चरित्र बच्चों में बच्चों सा हो जाता है। तो पूरा रेंज में एक ये गांव था बसा हुआ, वही हमारा बचपन बीता। कैसा था बचपन हमारा, कैसे हम लोग
पेड़ पर चढ़ते थे, कैसे हम लोग स्कूल में जो अमरूद के पेड़ लगे थे उसमें से कैसे चुरा के खाते थे। हमारी दादी हमको कहानी सुनाती थी कि कैसे हमारे दादा को, बाबा को हमारे, उनको फांसी दी गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे वो, और कैसे हमारे घर के सब लोग को जिंदा जला दिया गया। वो सब कहानियां सुन करके ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, और अपना देश गुलाम है, अपने देश में अंग्रेज इतना अत्याचार करते हैं, ये ऐसी मन में भावना उठती रहती थी। यूं भी एक पूरी की पूरी शताब्दी बाबा की अनुभवी आंखों के सामने से गुजरी है, पर संघर्ष की बात मानो कल की तो बात है। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि उस पूरी शताब्दी के पहली दशाब्दी से आखिरी दशाब्दी तक, जिसमें बड़े जबरदस्त ऐतिहासिक उलटफेर हुए, भारत जो 200 वर्षों से गुलाम था वो स्वतंत्र हुआ, जनता ने नई करवट ली, एक नया अस्त्र हमें मिला सत्याग्रह का, अहिंसात्मक सत्याग्रह का, और देश में ऐसे ऐसे चमत्कार पूर्ण दृश्य दिखाई दिए कि किस तरह से अहिंसा एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आगे बढ़ सकता है और दुनिया में उलटफेर कर सकता है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मुझे इसमें दर्शक नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा बना, और भारत की आजादी के संग्राम में मैंने भाग लिया, और भाग लेकर के भारत को स्वतंत्र कराने में मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो पहली बार आपको जेल कब हुई थी और किन कारणों से? व्यास जी, मेरे परिवार को सन 1857 में जो यातनाएं भुगतनी पड़ी, जिस तरह से परिवार के मेरे दादा जो 8 भाई थे, जिनमें से एक तो नाना साहब के साथ चले गए नेपाल, फिर उनका कोई पता नहीं चला, बाकी 6 लड़ाई में मारे गए अंग्रेजों के खिलाफ। मेरे अपने दादा सब में छोटे थे, वो इस परिवार के थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा दी गई। मेरी दादी इन तमाम बातों को मेरे मन में कई बार मैं उनसे उत्सुकता से पूछता था, वो मुझे ये सारी कथाएं बड़े विस्तार के साथ सुनाते थे। इस बीच अंग्रेजी सेना ने हमारे परिवार के लोगों को छुपे हुए देख लिया, वो सबको ले गए, गांव के भीतर ढकेल दिया, अब गांव में आग लगा दी, और गांव के जितने लोग थे उनके साथ मेरे परिवार के आदमी भी वो जिंदा जला दिए गए। इन घटनाओं के वर्णन से मेरे मन में एक तीव्र हिंसा और क्रोध की भावना पैदा हो गई बाल मन में। इधर आपके बाल मन में एक विद्रोह था, क्रांति थी, परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, जिंदा जला दिया, पर आप बापू के प्रभाव में कैसे रहते चले गए? बापू का तो पूरा रास्ता ही दूसरा था, क्रांतिकारियों के साथ आप क्यों नहीं चले गए? बापू से जो मैंने बातचीत की तो, और लोकमान्य से भी बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा कि लोकमान्य इस पर तो विश्वास करते हैं कि अगर हिंसा होती है तो हिंसा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस हिंसा का अंत कहां हुआ? किसी एक व्यक्ति को मार दिया, दूसरे व्यक्ति को मार दिया, इनसे एक जो राष्ट्र का अपमान हुआ है,
राष्ट्र की हानि हुई है वो कैसे उसकी पूर्ति होगी उसके सम्मान की। तो मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है तो पूरी करो उसको। उन्होंने एक परिचय पत्र मुझको दे दिया कि ये हमारे शांति निकेतन के विद्यार्थी हैं, आपसे आएंगे, मिलेंगे, वहां रहना चाहते हैं, प्रयोग देखना चाहते हैं सत्याग्रही का क्या प्रयोग होता है। मैं वहां गया, बापू को पत्र दिया, उन्होंने तुरंत मुझको बुलाया। अच्छा तो तुम यहाँ रहना चाहते हो और देखना चाहते हो सत्याग्रह के प्रयोग? मैंने कहा बापू, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं अपना जीवन अर्पित करूं सेवा में, देश की और स्वतंत्रता की लड़ाई में, आपके नेतृत्व में। कहने लगे अच्छा। तो अचानक उन्होंने पूछा क्या तुम ब्राह्मण हो? मैंने कहा हाँ बापू, ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया। अच्छा, तो हम ब्राह्मणों को यहाँ खास काम देते हैं, करोगे? जरूर करूंगा बापू। पूछा नहीं कौन सा कार्य? मैंने कहा जो भी काम मिलेगा करूंगा। अच्छा ठीक। उन्होंने फिर उसके बाद मगन भाई गांधी को बुलाया जो वहां के संचालक थे आश्रम के। उनसे कहा इस लड़के का रहने और भोजन का प्रबंध करो और कल से इसको 15 दिन के लिए पाखाना साफ करने का काम दो। इस दूसरे दिन से काम मिल गया मुझको। काम करते करते मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि बापू ने ऐसा क्यों काम ये दिया है। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरे मन में अगर कोई ब्राह्मणत्व की अहम मान्यता हो, अपने श्रेष्ठ होने का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो बापू निकालना चाहते हैं। क्योंकि अगर जो जीवन अर्पित करना चाहता है जो व्यक्ति, उसको तो उसमें किसी तरह की अहम मान्यता नहीं होनी चाहिए। और तब मुझे गुरुदेव की बात याद आई जो उन्होंने अपने गीत में उन्होंने कहा है कि जो जहां सबसे नीचे, जो पतित से पतित और नीचे से नीचा जहां आदमी है, वहां जाके खड़े हो तब तुम सेवा की महत्ता को समझ सकोगे। बहुत छोटे थे आप तब पहली बार जेल गए और मुझे लगता है कि आपकी सारी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई होगी। फिर इतने स्कॉलर बाबा कैसे हो गए? इतनी सारी किताबें, इतना सारा साहित्य सृजन, इतिहास, गांधी दर्शन, सांप्रदायिक सद्भावना पर इतना काम, तो कभी कभी सोचने को विवश करता है। ऐसा है कि मैं बराबर जेल से जब बाहर रहता था तब गुरुदेव की आज्ञा थी कि मैं वहां जा सकता हूं फिर वापस शांति निकेतन। तो मैं वहां जाता था, फिर जब देश की पुकार होती थी वापस आ जाता था। अच्छा। और फिर पंडित सुंदरलाल जी के साथ जब उन्होंने शुरू किया भारत में अंग्रेजी राज, उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक जो 3 बार जब्त हुई, उसमें मैंने शोध कार्य में उनको सहायता दी। उससे पहले जेल में एक लाहौर षड्यंत्र केस के, पहले लाहौर षड्यंत्र केस की पंडित जगत राम, वो जेल में थे, जबलपुर सेंट्रल जेल में। मैं भी जबलपुर सेंट्रल जेल में था, तो उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझको विद्यार्थी भाव से ग्रहण किया और वहां मैंने बहुत सी पुस्तकें उन्होंने मुझको पढ़ाई और एक नई दिशा भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने नई दिशा मुझको दी। तो बराबर मेरा शोध कार्य चलता रहता था। वहां भी जाता था शांति निकेतन में, विश्व भारती में, तो वहां भी कुछ न कुछ शोध करता रहता था और मेरे मैंने विषय अपना चुन लिया था यही सांप्रदायिक सद्भावना वाला। अच्छा, ये क्यों आपको अचानक अपील किया? यही क्यों विषय आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगा? गांधी जी ने जो बताया था कि जेल में जाओ तो अपने साथ गीता, धर्मपद, कुरान, अगर हो सके तो इन पुस्तकों को लेके जाओ और वहां सर्वधर्म संभाव की बात पढ़ो। तो वो हर एक उस जमाने के कार्यकर्ताओं में ये सर्वधर्म संभाव क्या है इसके जानने की इच्छा, ऐसे भजन, ऐसे गीत कबीर के, नानक के और दादू के, तो वो एक भावना उस जमाने में थी। और फिर जब मैंने देखा कि वो 1923-24 में जो दंगे शुरू हुए जिसमें गांधी जी ने यहाँ पर उपवास रखा, हाँ, तो उनकी वजह से मेरी भावना और तीव्र हुई कि ये कैसे क्या हो, ऐसा कैसे हो रहा है
क्यों आपस में लड़ रहे हैं? गुलाम है तब भी लड़ रहे हैं, आपस ही में लड़ रहे हैं। तो इस भावना ने फिर ये, और सुंदरलाल जी ने भी कहा कि नहीं, हमें अब हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पर अध्ययन करना चाहिए। 1896 में जब वो मतब में अपने बैठे हुए थे तो उनको इतना मिली कि चांदनी चौक के मंदिर में, के जो प्रमुख मंदिर है वहां का चांदनी चौक का, उसकी सीढ़ी पर गाय का कटा हुआ सिर पड़ा। अब बात की बात में हजारों हिंदू वहां इकट्ठा हो गए, बदला लेना है इसका कोई नहीं। और ये आसन्न था कि जबरदस्त हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए वहां। जैसे उन्होंने सुना वो नंगे पैर नंगे सर भागे, और भागने के जाके वहां देखा जो हिंदू नेता खड़े हुए थे, उनसे उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, राय साहब, मैं क्या बताऊं, रात को क्या खप्त मेरे सिर में सवार हो गया पागलपन, कि मैंने ये गाय का कटा हुआ सर ला करके सीढ़ियों में डाल दिया। आप मेरे टुकड़े कर डालिए, कौन के टुकड़े मत कीजिए। तो वो समझ में आया, गंगा जल मंगवा के धुलवा दीजिए, सर को अलग दफन करके झगड़ा टल गया। मैं एक दृष्टांत आपको और मौके फिर इनके संबंध में कहूंगा। अहमदाबाद में जब गांधी जी का शताब्दी उत्सव सारे देश बना रहा था, तो अहमदाबाद चुना गया, संप्रदायवादियों ने वहां दंगा की। अब उस दंगे में जो फौजी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 2000 आदमी मारे गए, जो वहां की सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 300-350 आदमी मारे गए। लेकिन वहां मुझको कहा गया, इंदिरा जी ने मुझसे कहा कि तुम वहां जाओ, बहुत से लोग गए, लेकिन मुझे सीधी ठीक तस्वीर वहां की मिल नहीं रही है कि इतनी हैवानियत वहां कैसी हुई और कोई इंसानियत वहां जिंदा थी या नहीं थी। मैं गया, अहमदाबाद गया, महीने भर वहां रहा, मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमा, और लोगों की हालत ये थी कि उनको शहर में कहीं सुरक्षा नहीं थी, वो कब्रिस्तान में बेचारे रह रहे थे, रिफ्यूजी लोग, घरों से निकल करके। मैंने उनके आंसू पोंछे, बातें की। एक दिन घूमते हुए महबूबाई की चाल चला गया। अहमदाबाद में वहां मोहल्लों को चाल कहते हैं। वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, देखा सारा मोहल्ला जला हुआ था। वो जब बहुत से लोग इकट्ठा हुए तो मैंने पूछा, क्यों भाई, ये सब मुसलमानों के घर थे? क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के घर जलाए जा रहे थे। कहे नहीं, हाँ कुछ 100 के करीब हिंदुओं के घर थे और 30-40 मुसलमानों के घर थे। तो मैंने कहा कि पहले एक बार एक भीड़ आई हिंदुओं की, उन्होंने मुसलमानों के घर जलाए, फिर दूसरी भीड़ मुसलमानों की आई, उन्होंने हिंदुओं। कहीं नहीं साहब, भीड़ तो एक ही आई थी, एक ही आई थी। वो किसकी भीड़ थी? वो हिंदुओं की भीड़ थी साहब। तो उन्होंने हिंदुओं के घर जला दी। कहीं हाँ साहब, उन्होंने हमसे पूछा कि हमको बता दो कौन से घर हिंदुओं के हैं, उनको हम छोड़ देंगे, कौन से घर मुसलमानों के, उनको हम जला देंगे। तो मैंने कहा कि तुमने क्या किया? वो भाई मुझसे बात कर रहे थे। मैं, भाई तुम्हारा नाम क्या भाई? कहेंगे मेरा नाम कल्याण सिंह है। तुम्हारा घर कौन सा है? तो उन्होंने इशारे से बताया कि वो जहां। मैंने, वहां तो अभी धुआं निकल रहा है। कहने हाँ, नीचे हमारी मोटर टायरों की दुकान थी, ऊपर हम रहते थे। तो कितने की मालियत रही होगी? कहने लगे मकान और दुकान, इन दोनों की मालियत 4-5 लाख रही होगी। तो मैंने कहा, कल्याण सिंह, तुमने 4-5 लाख रुपए का अपना नुकसान करा दिया, ये बता के नहीं दिया कि तुम्हारा घर हिंदू का है? तो कैसे बताते थे? क्यों? कल्याण सिंह बोले कि हम लोग सब सीकर के रहने वाले एक ही गांव के हैं, राजस्थान से यहाँ आए। पहले हम आए, बाद में हमारे मुसलमान हमारे भरोसे पे आए। वो तो हम अपने घर बचा लेते, उनके जलवा देते। तो उस ऊपर वाले को हम क्या जवाब देते? तो मैंने कहा कि कल्याण सिंह, तेरे भीतर आज भारत की आत्मा बोल रही है, और तेरी जैसे आदमी जब तक हैं हमारे बीच में, तब तक भारतीय संस्कृति को कोई धब्बा नहीं लगेगा।
ये फर्ज आर्मी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी। कि जब भी पांडे जी जैसे लोग मिलते हैं, इंसान को एक विश्वास हो जाता है कि भगवान अभी इस देश से नाउम्मीद नहीं है। पांडे जी से सुनते समय लगता है कि हम उसी जमाने में पहुंच गए। हिंसा के इस भयावह दौर में सांप्रदायिक सद्भाव, स्नेह, सौहार्द, शांति और प्रेम की एक जीती जागती मशाल है संवेदनशील गांधीवादी विचारक बाबा। उन्होंने संसार के इतिहास को भी अपनी आंखों से देखा है, दुनिया के अनेक देशों की यात्रा की है। बाबा, आपने पूरी शताब्दी को अपने आंखों के सामने गुजरते देखा। आपने शताब्दी का पहला दशक भी देखा, इस शताब्दी का आखिरी दशक भी आप देख रहे हैं। आपने इतिहास को बनते देखा है, कई दौर देखे हैं। गांधी जी के साथ आपने बहुत काम किया है। तो आपने सत्याग्रह में भी 1932 के सत्याग्रह के बारे में आप कह रहे थे कि आपने अहिंसा का चमत्कार देखा उसमें, तो उसके बारे में हमें बताएंगे। मैं इलाहाबाद में था और आंदोलन का प्रमुख था, सत्याग्रह आंदोलन का, शहर का। हमने ऐलान किया कि आज शहर में हड़ताल होगी, दुकानें बंद रहेंगी। मुझे 8 बजे इत्तला मिली कि शहर की सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ 4 ऐसी दुकानों के कि जहां से शाम को जुलूस निकलने का आपने ऐलान किया। वो दुकानदार दुकान बंद नहीं कर रहे हैं और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई है। कुछ अप्रिय घटना न हो जाए इसलिए कृपा करके आप फौरन आइए। मैं गया, वहां जाके उनको दुकानदारों को समझाया कि भाई आप क्यों नहीं पूरे शहर वालों के साथ देते, गांधी जी पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि गांधी जी जेल क्या गए हैं, गांधी जी मर जाएं तब भी हम दुकान बंद नहीं करेंगे। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मैंने अपने स्वयंसेवकों से कहा, उनको ड्यूटी वहां लगाई और उनसे कहा कि भाई अब तुम्हारा काम यह है कि शाम तक इनकी दुकानें बंद न होने पाए। शाम को जब हम इकट्ठा हुए तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर हम खड़े रहेंगे तो पुलिस के घोड़े आकर के हमको भगा देंगे, बैठेंगे तब भी वो हमको उठा करके अलग कर देंगे। तो ये तय हुआ कि सब लोग लेट जाएंगे और चेन बना करके लेटेंगे 4-4 आदमी, जिस पे फिर कोई उन्हें उठा न सके, भगा न सके। लेट गए हम लोग। बमफेल्ड ने आज्ञा दी, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, सुप्रीटेंडेंट पुलिस को, मेजर्स को, कि मेजर्स में के लाठी चार्ज। मेजर्स ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ने लाठी हम लोगों पर चलानी शुरू की, चोटें लगी। तो हमने एक नारा लगाना शुरू किया कि पुलिस हमारे भाई हैं, इनकी रगों में कौन सा खून है जो हमारी रगों में है। ये अगर तुम्हें लाठी मारें तो इन्हें आशीर्वाद दो, इनकी कल्याण कामना करो। ये कौन है? ये हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं। मुश्किल से 3-4 मिनट ये स्लोगन लगाया होगा कि पुलिस की लाठियां उठती थी जोर से, मगर हमारे सिरों के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर फूल जैसी पड़ती थी। बमफेल्ड ने देखा तो बमफेल्ड ने मेजर से कहा, मेजर्स मेक ए सीवियर लाठीचार्ज। मेजर्स ने उनसे कहा कि माई फोर्सेज आर डिमोरलाइज्ड बाय द स्लोगन्स दे आर मेकिंग। तब बमफेल्ड ने कहा कि कॉल द कैवलरी पुलिस। वहां से घुड़सवार पुलिस आई और घुड़सवार पुलिस
ने आकर के कहा कि उनसे कहा गया कि इनके घोड़े दबाओ इनके ऊपर। उन्होंने घोड़े दबाए। हम लोगों में से मेरे घुटने को बहुत चोट लगी, टूट गया, पसली टूट गई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, चारों तरफ एक खूनी खून दिखाई देने लगा। हम लोगों में से मरा कोई नहीं सत्याग्रहियों में से, लेकिन 4 आदमी उस दिन मरे, बलिदान हुए। वो कौन थे? वो वही दुकानदार थे कि जो सवेरे कह रहे थे गांधी मर जाए तब भी हम दुकान अपनी बंद नहीं करेंगे। जब उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से लोगों को इस तरह से जख्मी होते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो अपनी दुकान से कूद के आए, घोड़ों की लगाम उन्होंने पकड़ ली घुड़सवारों की, और उसके बाद कहने क्या कर रहे हो तुम, इन लोगों को, निहत्थे लोगों को इस घोड़े इस तरह चला। उन्हीं के ऊपर घोड़े चला दिए गए और आखिर में वही लोग, उस दिन बलिदान का चेहरा उन्हीं लोगों के हाथों में पड़ा। इसी तरह से मैंने देखा कि उससे पहले 37 में जब मैं गया बंबई, वहां मुसलमानों में काम करने के लिए, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन में किसी तरह का बखेड़ा न खड़ा हो जाए सांप्रदायिक, पंडित सुंदरलाल जी के साथ, तो यहां महिलाओं का सत्याग्रह देखा। आजाद मैदान में महिलाएं नमक बनाती थी। नमक बनाने के बाद नमक को जब मुट्ठी में लेती थी तब पुलिस वाले उनको टूट पड़ते थे उनकी मुट्ठी खोलकर नमक लेने के लिए। मुट्ठी खुलती नहीं थी उनसे, तब उन पर लाठियों की वर्षा होने लगती थी और उनकी अपनी साड़ियां अपने ही खून से तर हो जाती थी और बेहोश होकर गिर पड़ती थी। और उनको उठा करके स्वयंसेवक उनको ले जाते थे। मलाबार हिल में एक एक अस्पताल बना लिया गया था, वहीं उनको पहुंचा दिया जाता था कि बेहोशी दूर करने के लिए, जख्मों की मलहम पट्टी के लिए। जब मैं गया वहां शाम को अस्पताल में देखने के लिए, तो वहां अस्पताल में मैंने देखा कोई 36 बहनें इस तरह लेटी हुई हैं, बेहोश थी, मगर उनकी मुट्ठी बंद थी, नमक उस मुट्ठी के अंदर। ऐसा लगता था कि जैसे कोई वज्र शक्ति से उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी, कोई खोल नहीं सकता। तो अहिंसा की शक्ति थी कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, उनमें कुर्बानी का मादा, त्याग की भावना पैदा करती थी। स्टीमर से उतर करके जब मैं बरिशाल के शहर की तरफ गया तो देखा एक जुलूस चला जा रहा है। उस जुलूस के आगे आगे 5 छोटी छोटी लड़कियां थीं, उनके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा झंडा था और गाते हुए वो जुलूस में आगे चल रही थी। जुलूस जब वहां चौमुहानी के पास पहुंचा तो देखा वहां अंग्रेजी सेना की टुकड़ी खड़ी हुई है, मशीन गन लिए हुए। उसके जो कमांडेंट थे उन्होंने जैसे जुलूस वहां पहुंचा वैसे उन्होंने कहा कि इस जुलूस को मैं गैर कानूनी करार देता हूं, 10 मिनट के भीतर जुलूस तितर बितर हो जाए। 10 मिनट के भीतर। अब जब ये प्रश्न आया तो जुलूस के जो आयोजक थे वो उन लड़कियों के पास गए और उनसे बंगला में उन्होंने कहा, मामोनी एबार गोली चलबे, तुमरा शीघ्र पालिए जाओ कि बेटिया गोली चलने वाली है, तुम जल्दी से भाग जाओ। तो जुलूस के आगे आगे जो लड़की थी कल्पना, उसने झंडा ऊंचा किया और सीना तान के बोली, जब हमें जुलूस 5 मील पैदल चला था तो हमको जुलूस के आगे रखा और अब कहते हम जब गोली चलने की बात आई तो हम भाग जाए, हम कभी नहीं भागेंगे, हम खड़े रहेंगे। और जैसे कि साक्षात छोटी सी दुर्गा एक अपना झंडा ऊंचा करके सीना तान के खड़ी हो गई। और 10 मिनट बीते, अंग्रेज कमांडेंट ने हुक्म दिया फायर। सबसे पहले निशाना कल्पना को बनाया गया, छोटी लड़की को। तक गोलियां निकली, आधे मिनट के भीतर वो शहीद होकर गिर पड़ी। झंडा नहीं गिरा, दूसरी लड़की ने झंडा पकड़ लिया, वो भी इसी तरह मर के गिरी, तीसरी गिरी, चौथी गिरी। जब 5वीं के गिरने की बात आई तो वो झंडा उसने जोर से अपनी छाती पर, सीने पे पकड़ा और चित्त होकर के अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों की लाशों के ऊपर गिरी। फिर किसी को झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं रही। जब मैं देखता हूं मुझको रोमांच हो आता है। तो न केवल बड़े लोगों ने, न केवल बड़ी महिलाओं ने, बल्कि छोटी लड़कियों ने जिस तरह से त्याग की भावना दिखाई और आजादी की लड़ाई में अपना हिस्सा लिया, उनके सामने कोई किसी तरह की प्राप्ति का तो प्रश्न था नहीं।
तो देना था भारत माँ की आजादी के लिए कुछ दो, और अपने पास जो सबसे बड़ी चीज है वो प्राण दे दो। यूं तो गांधी जी का नाम बहुत लेते हैं हम, आप सब आगे बढ़ने के लिए पंडित जी और गांधी जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गांधी जी के उसूल को अपनाया है और अपनी जिंदगी में उसको एक ऐसी तस्वीर जीती जागती दी है कि जिससे देश नाश कर सके, उनमें पांडे जी हैं। वे इतिहास को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, जीते भी हैं। उन्होंने इतिहास को सिर्फ जिया ही नहीं, इतिहास को बनाया भी है। वे उनमें से नहीं हैं जो इतिहास के सिर्फ मौन और मूक दर्शक रहते हैं। वे स्वयं भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास के जीते जागते, जागृत, जीवंत, रोमांचक पन्ने हैं। तो उड़ीसा चला गया मैं। उड़ीसा में मेन काम तो मेरा वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री लिखना और एक अनुशासन बना के रखना। वहां भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी ने मुझको बुलाया लड़कों ने और टीचर्स ने कि आप हमारे यहाँ आइए, चांसलर आप हमारे। तो मुझको हमारे ऑफिस के जो कमिश्नर थे और लोग थे, उन्होंने कहा आप वहां बिल्कुल मत जाइए। क्यों न जाइए? कहने लगे आपके प्रेडिसेसर जो थे जब वो वहां गए तो उन्होंने उनको धक्का देके गिरा दिया, उनकी वाइफ को जो बंद कर दिया एक कमरे में, ताला लगा दिया कि उनकी शर्तें जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक वो उनको नहीं छोड़ेंगे। और कई 8-10 जो वहां पर खड़े हुए थे, क्या नाम, बसें, उनको जला दिया। तो बहुत खराब यूनिवर्सिटी है यहाँ के लड़के। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, देखूंगा कैसे लड़के हैं। अरे भाई मैं चांसलर हूं तो कैसे मैं अपने को रोक सकता हूं कि उनके बीच में जाऊं। जब उन्होंने बुलाया मुझको तो मैं गया। तो जाकर के मैंने उनसे लड़कों को तो एड्रेस करते हुए मैंने कहा कि आई हैव नॉट कम हियर एज ए गवर्नर, नाइदर आई हैव कम हियर एज ए चांसलर, आई हैव कम हियर एज ए ग्रैंड फादर टू मीट माई ग्रैंड चिल्ड्रन। इतना मैंने कहा कि पूरा हाथ तालियों से गड़गड़ा उठा। फिर मैंने कहा कि बट ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच, बट इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन बी नॉटी देन दे हैव द राइट टू पुल देयर ईयर्स। उस पर ताली बजाई लोगों ने। बस ये 2 सेंटेंस मेरे थे कि उन्होंने स्टूडेंट्स और मेरे बीच की खाई को खत्म कर दिया। उड़ीसा बड़ा रिच प्रदेश है, यानी वहां इस लिहाज से कि फॉरेस्ट वेल्थ, वन संपदा बहुत, जल संपदा बहुत है और खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। उम्र की किताब को आधे से ज्यादा पढ़ने के बाद भी चूके, थके और रुके नहीं हैं बाबा। पांडे हमारे सदर हैं और दत्ता साहब हमारे डिप्टी सदर हैं। हम बच्चों से, चीनी बच्चों से पूछते हैं ये कौन, और तब उनको बताते हैं
कि ये हमारे भारतीय मित्र हैं कि जिन्होंने हमारी मुसीबत के वक्त यहाँ आकर के हमारी सेवा की और अपने प्राणों का बलिदान किया। तो क्या हम ऐसे अपने मित्र के देश के लोगों के साथ मैत्री को दृढ़ नहीं बनाएंगे? और सब बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं, हम अपने इस महान त्यागी और महान बलिदानी के देश के लोगों के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करेंगे, दृढ़ करेंगे। तो वहां तो चीन में तो डॉक्टर कोटने से एक मैत्री के सिंबल बन गए हैं। वे स्वयं जापान भी गए, चीन तो अनेक बार गए, अन्य देशों में गए और वहां गांधीवाद का प्रचार बहुत किया। आवाज अब 89 वर्ष की अवस्था में भी इतनी बुलंद है कि लोग उन्हें दूर दूर से सुनने आते हैं। तो एक पूरी सिंहावलोकन इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक कविता मैंने किया। कौन सा शिवाजी वो नाम जिसका ले देकर धर्म के ठेकेदार, देश में चतुर्दिक स्मशान यज्ञ कर रहे शेष स्वतंत्र वीर, स्वर्ग में बैठे हुए निश्चय ही आपने देख लिया होगा जो घटित हुआ। और जो नगरों में मऊ, राउरकेला, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, अहमदाबाद और महाराष्ट्र में भीमली जलगांव में निश्चय ही आपने देखा होगा। करोड़ दृश्य खेत परिताप और पीड़ा से सिहर उठे होंगे आप। तो हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं और जब तक इन दो आंखों को एक साथ खुला न रखा जाए हम देश की पूरी सेवा नहीं कर सकते। उनके पांव छूने की इच्छा होती है कि जैसे उन्होंने मुझे हमेशा बाप दादा की तरह से किसी भी चीज की शिक्षा दी। एक सबसे बड़ी बात जो बाबा ने मुझे सीक्रेट अपने जीवन की बताई वो यह है कि उनका शरीर आज 89 साल में भी ज्यादा श्रम लेने लायक नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि मैं अपने शरीर को घसीटता हूँ और काम लेता हूँ, उस पर दया करने से काम नहीं हो सकता। हमारी पीढ़ी गई, अब निकल गए लोग और बाकी लोग जो है तो सूखे हुए पत्ते की तरह हैं, हवा आएगी गिर जाएंगे। हमने अपना कर्तव्य किया, जेल गए, लाठियां खाई, मुसीबत सही, जो कुछ भी किया। न भारत युवकों का है, युवतियों का है, तरुणों का है। तो नए भारत को, अपने भारत को तरुण नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? बाबा, आज भी गांधी आपको प्रासंगिक लगते हैं और नई पीढ़ी के लिए कैसे प्रासंगिक? इस लिहाज से प्रासंगिक है कि नई पीढ़ी के सामने आज एक समस्या है शिक्षा की, बेरोजगारी की। पढ़ लिख करके हजारों ग्रेजुएट निकलते हैं और उसके बाद दरखास्त लिए हुए चारों तरफ फिरते हैं और हताश हो जाते हैं। उसके बाद वो हिंसा का और दूसरे तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। देश में उच्छृंखलता बढ़ती है, अनुशासनहीनता बढ़ती है, दंगे फसाद होते हैं। तो इनसे बचने का एक ही रास्ता है जो गांधी जी ने बताया था कि आत्मस्वावलंबन। और आज स्थिति यह है कि मैंने वहां देखा, सोवियत रूस में देखा, चीन में देखा कि आज वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना काम खुद खोजे। लेकिन ये कैसे होगा कि जब हम रोजगार के बहुत रूप हम लाएं और ऐसे लाएं कि जिनके ऊपर ग्राम स्वावलंबन निर्भर हो सकता है, तब लोगों को काम मिलेगा, शांति रहेगी। इसकी बेहद जरूरत है। आज तो हमारे इस स्मृति में कम से कम 50,000 आदमी हर महीने आते हैं, बाहर के, विदेशों के। कोई देश ऐसा नहीं बचता कि जहां के लोग ना आते हैं। एक टीम आई, टीवी टीम सोवियत रशिया की, तो अभी फेडरल
रिपब्लिक ऑफ रशिया। मैंने उनसे पूछा आप लोग यहाँ क्यों आए, गांधी जी में इतनी दिलचस्पी आपको क्यों है? कहने लगे कि हमारे यहाँ से अब समाजवाद तो चला गया, अमेरिकी कमर्शियलवाद हमें अपील नहीं कर रहा, हम नई प्रणाली अपनाना चाहते हैं और वो शायद गांधी की ही प्रणाली है। भारत का भविष्य क्या लगता है बाबा? भारत का भविष्य तो उज्ज्वल है। आज अंधकार है लेकिन अंधकार तो हमेशा नहीं रहता, अंधकार के बाद प्रकाश आता है, सूर्यास्त के बाद फिर सूर्योदय होता है और वो प्रकाश की किरणें आएंगी। एक दो नहीं, पूरे 9 दशक को गुजरते हुए देखने वाली इन जागृत और जीवंत आंखों को शत शत नमन करती है यह पूरी शताब्दी। हे शताब्दी के गवाह, आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरों, जब तुम उनसे ये कहोगे हमने पांडे जी को देखा है।